अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन और सर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 5, जिसके अंदर हमारे पास 25 एमसीक्यूज़ हैं। ये 25 एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी एफआईए इन्वेस्टिगेशन एफपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एफपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइक पीपीएससी एफपीएससी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये वीडियो जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस तरह के इससे जो पहले 4 मॉक टेस्ट हैं वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उनको भी देख सकते हैं। और आज का जो टेस्ट है वो है हमारे पास मॉक टेस्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अवेल द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि वो कौन सा पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। तो हमारे पास ऑप्शन है इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू अवेल द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, यानी कि फ्रांस वो मुल्क था जिसने सबसे पहले वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट्स द डायमेंशंस ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट आर। आपने बताना है कि ओलंपिक्स और वर्ल्ड टूर्नामेंट्स के लिए जो डायमेंशंस होती हैं बास्केटबॉल कोर्ट की वो क्या होती हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 28 मीटर इंटू 15 मीटर। तो आपने याद रखना है कि फॉर द ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट्स द डायमेंशंस ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट आर 28 m इंटू 15 m। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गॉर्निका द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग वाज पेंटेड बाय पैब्लो पिकासो इन। जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये वो दुनिया की एक फेमस पेंटिंग है जिसका नाम था गॉर्निका। ये जो पेंट की थी वो की थी पाब्लो पिकासो ने। आपने बताना है कि ये कब पेंट की थी। हमारे पास ऑप्शन है 1937, 1938, 1939 या 1940। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 1937। तो गॉर्निका जो कि दुनिया की एक फेमस पेंटिंग है, ये पाब्लो पिकासो ने 1937 के अंदर पेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज इन द यूएनएचसीआर, जिसकी एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इसके अंदर कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 110, 115, 134 या 125। तो ये जानते हैं कि यूएनएचसीआर की कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 134। तो आपने याद रखना कि 134 टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन द यूएनएचसीआर, जिसकी एब्रीविएशंस है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल मेंबर्स ऑफ G15 कंट्रीज। G15 कंट्रीज के बारे में आपने बताना है कि इसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 16, 17, 18, 15। तो ये जानते हैं कि टोटल मेंबर्स जो है वो G15 कंट्रीज में कितने हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 18। तो आपने याद रखना कि 18 मेंबर्स हैं G15 कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो आपने ये चीज़ बोलनी नहीं है कि G15 कंट्रीज के अंदर 18 मेंबर्स हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इबेरियन पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ। इबेरियन पेनिनसुला जो है वो किसका पार्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास यूरोप। तो आपने याद रखना है कि इबेरियन पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट द टर्म डर्टी डजन रेफर्स टू। इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जो एक टर्म बोली जाती है डर्टी डजन, वो किस चीज़ को रेफर करती है। तो हमारे पास इसका आंसर है 12 मोस्ट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज, 12 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या नन ऑफ द अबव। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो आपने याद रखना है कि एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो टर्म बोली जाती है डर्टी डजन, वो रेफर करती है 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को। ठीक है, तो आपने ये बोलना नहीं है 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इज। आपने बताना कि वो डिजीज जो एनिमल से इंसानों में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है स्पोरेडिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या जूनोसिस। तो हमारे पास इसका आंसर है जूनोसिस। तो आपने याद रखना है कि डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इज जूनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर फीवर। आपने बताना कि फीवर की मेडिकल टर्म क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है हाइपोथर्मिया, पायरेक्सिया, हाइपरटेंशन या थर्मोफिलिक। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास पायरेक्सिया। तो आपने याद रखना कि पायरेक्सिया इज द मेडिकल टर्म फॉर फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कार्बन एटम की कितनी वैलेंसी होती है। तो हमारे पास इसका आंसर है 4। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टडी ऑफ एक्सरेज एंड देयर मेडिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड। आपने बताना है कि एक्सरे की स्टडी और उसकी जो मेडिकल एप्लीकेशन की स्टडी है उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है रेडियोलॉजी, रेकियोलॉजी, रेमाटोलॉजी या रियोलॉजी। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास रेडियोलॉजी।
तो आपने याद रखना है कि द स्टडी ऑफ एक्सरेज एंड देयर मेडिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड रेडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। आपने बताना है कि इसमें से कौन से ग्रुप है जो कि डाइवर्स ग्रुप है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का, यानी कि जो कि वाटर से हेट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स। तो आइए जानते हैं कि कौन सा डाइवर्स ग्रुप है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, जिसको हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स एज अ डाइवर्सली जो है वो ग्रुप माना जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है लिपिड्स। तो आपने याद रखना कि लिपिड्स इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि साइंटिफिक स्टडी जो है फिंगरप्रिंट्स की उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है डेक्टाइलोग्राफी, डेक्टाइलोलॉजी, डेक्टाइलियोलॉजी या डायलेक्टोलॉजी। तो ये जानते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स को क्या कहते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है डेक्टाइलोग्राफी। तो आपने याद रखना है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड डेक्टाइलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेडिकल ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन, इट्स फंक्शंस, डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट। जो साइंस की मेडिकल ब्रांच है जो कि डील करती है स्किन के फंक्शन से, उसकी डिजीज से, उसकी ट्रीटमेंट से, उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डियोंटोलॉजी या डर्मेटोग्राफिक्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास डर्मेटोलॉजी। तो आपने याद रखना है कि मेडिकल ब्रांच साइंस की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ स्किन, इट्स फंक्शन और डिजीज और ट्रीटमेंट के साथ, उसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैतुल मामूर इज अ प्लेस ऑन which heaven where 70,000 angels were in circumambulation during शब मिराज। आपने बताना कि बैतुल मामूर जो है वो कौन से आसमान पे प्लेस है जहाँ के 70,000 जो फरिश्ते जो है वो इकट्ठे हुए थे ड्यूरिंग शब मिराज। तो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास सेवंथ। तो आपने याद रखना है कि बैतुल मामूर जो है वो 7वें आसमान पे है जहाँ 70,000 एंजल जो है वो इकट्ठे हुए थे शब मिराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फोस्टर सिस्टर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बताना है कि इनमें से फोस्टर सिस्टर जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन थी। तो हमारे पास ऑप्शन है हलीमा, सादिया, शीमा या रुकैया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास शीमा। तो आपने याद रखना कि शीमा वाज द फोस्टर सिस्टर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फोस्टर मदर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बताना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर जो थी वो कौन थी। तो हमारे पास ऑप्शन है हलीमा, सादिया, शीमा, रुकैया। तो आइए जानते हैं कि फोस्टर मदर जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन थी। तो हमारे पास इसका आंसर है हज़रत हलीमा सादिया। तो आपने याद रखना है कि हज़रत हलीमा वाज द फोस्टर मदर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिज सेकंड जर्नी टू सीरिया एट द एज ऑफ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो सेकंड जर्नी थी सीरिया की तरफ थी वो कौन सी, यानी कि तब उनकी एज क्या थी। तो हमारे पास ऑप्शन है 20, 22, 24, 26। तो हमारे पास इसका आंसर है 24। तो आपने याद रखना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दूसरी सफ़र जो है सीरिया की तरफ किया तब उनकी उम्र थी 24 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द मदर ऑफ हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल, हज़रत हमज़ा बिन मुतलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने बताना कि फर्स्ट मदर फोस्टर मदर जो थी हज़रत सल्लम की वो कौन थी, जो कि हज़रत हमज़ा बिन मुतलिब की माँ थी। तो हमारे पास ऑप्शन है आमना, सोबिया, हलीमा या उम्मे ऐमन। तो हमारे पास इसका आंसर है सोबिया। तो आपने याद रखना है द फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज सोबिया हु वाज द मदर ऑफ द हज़रत हमज़ा बिन मुतलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्पेंट हिज लास्ट डेज इन द कॉटेज ऑफ। आपने बताना है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अयाम जो है वो किन की तरफ गुजारे। तो हमारे पास ऑप्शन है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या नफतीस। तो हमारे पास इसका आंसर है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो आपने याद रखना है कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्पेंट हिज लास्ट डेज इन द कॉटेज ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन पाकिस्तान एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन। आपने बताना है कि कब पाकिस्तान ने जो है वो अपनी फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एस्टैब्लिश किया, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी। तो हमारे पास इसके ऑप्शन है 1950, 1955, 1956 या 1960। तो हमारे पास इसका आंसर है 1956। तो आपने याद रखना है कि इन 1956 पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय। आपने बताना है कि इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान की जो बुक है वो किसने लिखी। तो हमारे पास ऑप्शन है चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी निजाब, के अजीज़ या आयशा जलाल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान है वो बुक किसने लिखी। तो हमारे पास इसका आंसर है चौधरी मोहम्मद अली। तो आपने याद रखें कि द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय चौधरी मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेरानी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। आपने बताना है कि जो मेरानी डैम है
वो कौन से रिवर पे लोकेटेड है? तो हमारे पास ऑप्शन है बोलान, जेलम, दश्त या हब। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास दश्त। तो आपने याद रखने की मेरानी डैम इज लोकेटेड ऑन दश्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिशमैन वाज ऑनर्ड बाय मुगल किंग जहांगीर विद द टाइटल ऑफ खान। आपने बताना कि इसमें से कौन सा अंग्रेज था जिसको मुगल किंग जहांगीर ने खान के टाइटल से नवाजा। तो हमारे पास ऑप्शन है वास्को डा गामा, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रोज या जॉन बार्ट्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास विलियम हॉकिंस। तो आपने याद रखना कि विलियम हॉकिंस वाज द इंग्लिशमैन व्हिच वाज ऑनर्ड बाय द मुगल किंग जहांगीर विद द टाइटल ऑफ खान। यानी कि जो खान का टाइटल मुगल किंग जहांगीर ने दिया था एक इंग्लिशमैन को, वो थे विलियम हॉकिंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फाउंडर ऑफ जमींदार न्यूज़पेपर वाज। जमींदार न्यूज़पेपर के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चौधरी रहमत अली, इलामा इकबाल, मौलाना जफर अली खान या मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास मौलाना जफर अली खान। तो आपने याद रखने के जो फाउंडर थे जमींदार न्यूज़पेपर के वो थे मौलाना जफर अली खान। तो ये आपने नहीं भूलना कि द फाउंडर ऑफ जमींदार न्यूज़पेपर वाज मौलाना जफर अली खान। तो ये थी आज की वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।